अगर इसका टॉटोमेरिज्म बेसिक मीडियम में करवाएं, इसमें कितने इनोलाइजेबल एच हैं बता दो? 5। तो इधर की ओर जो इनॉल बनता है ना, वो मेजर होता है। दिस इज मेजर इनॉल। और इधर दूसरी ओर जो इनॉल बनेगा वो माइनर हो जाएगा। जबकि अगर यही टॉटोमेरिज्म एसिडिक मीडियम में होता तो दूसरी ओर वाला इनॉल जो है वो मेजर हो जाता है। दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड द अदर वन इज माइनर। इस वाले केस में, पहले वाले केस में ये माइनर होगा और दूसरे वाले केस में वो माइनर होगा। क्यों ऐसा होता है भाई? जरा चेक करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अगर बेसिक मीडियम में देखें, अगर हम बेसिक मीडियम में देखें तो बताओ बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या होता है? बेसिक मीडियम में सबसे पहले बेस जो है वो क्या करता है बोलो? क्या वो इस इनोलाइजेबल एच को निकाल कर ले जाता है? क्या ये कार्बन आयन फॉर्मेशन है? और क्या यही स्टेप स्लो है और आरडीएस है? तो कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन बनने के बाद तो मुझे एक बात बताई जाए, क्यों कार्बन आयन इधर की ओर ही ज्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा? क्यों नहीं इधर वाले एच को निकालकर कार्बन आयन मेजर बन जाता है? क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 123 या 321? 123। यानी कार्बन आयन जितना कम क्राउडेड हो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आ गई? और स्टेबल इज फॉर्म्ड फर्स्ट, स्टेबल इज फॉर्म्ड फास्ट, स्टेबल इज फॉर्म्ड मोर इन क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? तो जब कार्बन आयन, इस OH माइनस को कार्बन आयन बनाने वाला स्टेप आरडीएस था, आरडीएस में जो बनता है वही रिएक्शन की रेट को तय करता है, स्पीड को तय करता है। बात समझ में आई? दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आरडीएस में हमेशा आउट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटरमीडिएट्स वही इंटरमीडिएट प्रीफरेबली ज्यादा अमाउंट में बनता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। बात समझ में आ गई? कार्बन आयन कुड बी फॉर्म्ड एट दिस कार्बन और एट द अदर कार्बन, but carbon ion at this carbon is more stable, and since this step is RDS, that's why this carbon ion will be formed in major quantity. अब इस कार्बन आयन में हो जाएगा रेजोनेंस। क्यों? तो रेजोनेंस की वजह से ये किस तरह के आयन में बदल जाएगा बेटे? बोलो। इनोलेट आयन में बदल जाएगा। और इस इनोलेट आयन को फिर क्या मिलने वाला है बताओ? इस इनोलेट आयन को मिलेगा H+ वाटर से, ठीक है ना? इसको इनोलेट आयन को H+ वाटर से मिलेगा और तब ये दिस स्टेप इज ए फास्ट स्टेप और उसके बाद फिर मिल जाएगा इनॉल। और यही इनॉल मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि आउट ऑफ बोथ कार्बन आयन पॉसिबल दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल कार्बन आयन, सो दिस इज मेजर इनॉल। बात समझ में आई? तो ध्यान रखेंगे, बेसिक मीडियम में जब भी टॉटोमेरिज्म होगा तो लेस क्राउडेड साइड पे डबल बॉन्ड बनेगा इनॉल में मेजर। जरा एसिडिक मीडियम की बात कर लेते हैं। बताओ एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या होता है? बताओ एसिडिक मीडियम में सबसे पहले क्या होता है? बोलो। प्रोटोनेशन होता है। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन आ जाता है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन आया है, ये स्टेप फास्ट है या स्लो है? फास्ट है। प्रोटोनेशन इज ए फास्ट स्टेप। व्हाई इट इज ए फास्ट स्टेप? बिकॉज इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन आउट ऑफ ऑल। तो अब जब इसने प्रोटोनेशन कर लिया और ये OH+ बन गया, अब इसके बाद इनॉल बनना है। अब इसके बाद ईन बनना है। ईन सबसे पहले तो ये जो है ना, ये स्पाई बॉन्ड को ब्रेक करके और बाकायदा एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है ना? अब इस कार्बोकेटाइन को न्यूट्रलाइज होने के लिए एक इनोलाइजेबल एच को फायर करके ईन बनना है। और ये जो इनोलाइजेशन है ये इस बार स्लो स्टेप है और आरडीएस है। इनोलाइजेशन इज आरडीएस दिस टाइम। सो टेल मी विच साइड ईन मीन्स अल्कीन विल बी मोर स्टेबल? लेफ्ट में ज्यादा स्टेबल होगा या राइट में? ज्यादा क्राउडेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है या कम क्राउडेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल? ज्यादा क्राउडेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? अल्फा ज्यादा होता है, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है। और इनोलाइजेशन इज आरडीएस, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दैट एल्कीन वुड बी फॉर्म्ड प्रिफरेबली ड्यू टू विच मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड।
बात समझ में आई? तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन जो राइट में मिलने वाला है उधर की ओर ही इनोलाइजेशन होगा, ये मेजर इनॉल होगा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखेंगे। वैसे तो एसिड और बेसिक मीडियम में हम लोगों ने कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया, अभी तक जितने भी एग्जांपल किए उसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि इसमें कौन सा इनॉल बनेगा उसमें कौन सा इनॉल बनेगा। दोनों का मैकेनिज्म वगैरह भी हमने अलग अलग लिखा हालांकि, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर इनॉल बनने के चांसेस हैं दो अलग अलग, तो बेसिक मीडियम में लेस क्राउडेड साइड में डबल बॉन्ड और एसिडिक मीडियम में मोर क्राउडेड साइड में डबल बॉन्ड बनेगा। सभी को बात समझ में आ रही है? ऑफ इनॉल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, या इसको और बोलते हैं परसेंटेज इनॉल कंटेंट। परसेंटेज इनॉल कंटेंट या स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, किस केस में इनॉल कितना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल ले लें CH3 नहीं, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड का। मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स, हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें एक ही C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो। मान लो ये मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड हमने ले लिया, इसका इनॉल बनवाएं तो इसका इनॉल बनेगा करीब करीब 10⁻⁻⁴% के आसपास, यानी कि कीटो ही डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है लगभग 100%, ठीक है ना। तो मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है और ऑलमोस्ट 100% प्रोपोर्शन में कीटो फॉर्म ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है भाई? रीजन है मेनली बॉन्ड एनर्जी। अगर हम कीटो ले लें और इनॉल फॉर्म ले लें और बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करें तो कीटो के पास है C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C, CH बॉन्ड। इनॉल के पास है C सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, CH बॉन्ड। और ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो इसमें ज्यादा हो जाती है कीटो फॉर्म में। C डबल बॉन्ड O इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अगर किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मिलती है। तो इन केस ऑफ मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स, कीटो फॉर्म्स आर हैविंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग C डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। द मॉलिक्यूल्स having strong bonds will have thermodynamic stability. The molecule with strong bonds has thermodynamic stability, and that's why in case of monocarbonyl compounds keto form is predominantly present in almost 100% proportion, ठीक है ना। हालांकि अगर हम साइक्लिक मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड ले लें तो इसमें जरूर थोड़ा ज्यादा प्रोपोर्शन होता है इनॉल का, इट इज ऑलमोस्ट 1.2%। ओपन चेन के कंपैरिजन में साइक्लिक वाले में मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स में इनॉल थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि इसमें भी कीटो फॉर्म ही डोमिनेंट है, लेकिन इनॉल फॉर्म कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो हमने ओपन चेन कंपाउंड लिया ऐसा, ठीक है ना, और इसका इनॉल बनवाया, मान लो हमने इनॉल बनवाया, तो जब इसमें रोटेशन होगा तो इसको स्टेरिक क्राउडिंग आएगी, क्योंकि यहां भी CH3 इसके H यहां इसको टच करेंगे, ठीक है ना। तो व्हेनेवर दिस OH बॉन्ड CO बॉन्ड रोटेट्स, OH ग्रुप रोटेट्स अलोंग CO बॉन्ड, देयर विल बी स्टेरिक क्राउडिंग एंड रोटेशन इज नॉट फ्री, ठीक है ना, रोटेशन इज नॉट फ्री।
जबकि अगर ये क्लोज्ड चेन है, अगर ये कॉम्पैक्ट चेन वाला कंपाउंड है और इसका हमने अगर इनॉल बनवाया तो आप देखेंगे कि यहां पर इसको रोटेशन फ्री है, क्योंकि स्ट्रक्चर के कॉम्पैक्ट होने की वजह से अगर OH ग्रुप रोटेट भी करता है फ्रीली तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी ओर वाले जो कार्बन्स हैं वो कॉम्पैक्ट हैं, ये रोटेशन फ्री है। और जिस मॉलिक्यूल में इस तरह के फ्री रोटेशंस होते हैं उनमें एंट्रोपी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसको गैरोज एंट्रोपी बोलते हैं। एंड इफ मोर एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, एंड एनी सिस्टम हैविंग मोर एंट्रोपी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम। बात समझ में आ गई। तो ये इसका रीजन है। दूसरा पोर्शन है इन डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स। डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब यह है कि इसमें 2 C डबल बॉन्ड O होंगे। 2 C डबल बॉन्ड O में पहला केस है एडजेसेंट डाई कीटोन्स। एडजेसेंट डाई कीटोन्स मतलब दोनों ही कीटोन ग्रुप्स एक साथ प्रेजेंट हो अगल बगल वाली पोजीशन पर, ठीक है ना। इसको 1,2 डाई कीटोन या अल्फा डाई कीटोन ऐसे भी बोलते हैं। अगर ये ओपन चेन होता, ओपन चेन एडजेसेंट डाई कीटोन लिया है, ओपन चेन एडजेसेंट डाई कीटोन मान लो हमने ले लिया ब्यूटेन 2,3 डाईओन, तो यहां पर इन ऑक्सीजनों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस की वजह से लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से ये कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी फील करेगा। लेकिन क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, इसलिए ये कंपाउंड इस बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन कर लेगा, और अगर इसने रोटेशन कर लिया तो रोटेशन की वजह से अब ये रिपल्शन जो है उसका नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब रिपल्शन विल बी रिमूव्ड। एक्चुअली लोन पेयर रिपल्शन विल नॉट बी देयर बिकॉज ऑफ द रोटेशन, एंड दिस रोटेशन इज अलाउड एज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स इज सिंगल, ठीक है ना। तो ये रोटेट करके रहता है, और अगर यहां पर इनॉल बन भी जाए, अगर इनॉल बन भी जाए तो भी इस कंपाउंड को कोई फायदा ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसी कंपाउंड में अगर 2 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। C डबल बॉन्ड O इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बात समझ में आई। तो ये लगभग 100% और ये 0% होता है। तो हमने सीखा कि एडजेसेंट डाई कीटोन्स में ओपन चेन में कीटो फॉर्म ही डोमिनेंट होता है। बात समझ में आई। अब क्लोज चेन में देख लेते हैं, नोट कर लो इसको। हाँ पूछो। साइक्लिक एडजेसेंट डाइकीटोन, और रिंग में कार्बनों का नंबर है C5 या C6, यानी छोटी रिंग है, बहुत बड़ी रिंग नहीं है। अगर बहुत बड़ी रिंग नहीं है और मान लीजिए यहां पर एक एडजेसेंट डाइकीटोन लगा रखा है, तो लोन पेयर रिपल्शन तो इसमें भी होगा, क्यों बेटे। लोन पेयर रिपल्शन जो होना है वो तो इसमें भी होगा, और साथ में रोटेशन इसमें फ्री नहीं है। क्यों? रोटेशन इज लॉक्ड बिकॉज द सिस्टम इज साइक्लिक, रोटेशन इज लॉक्ड। तो अब अगर ऐसे में ये इनोलाइजेशन कर लेता और ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, अगर मान लो यहां से ये इनोलाइजेबल H निकाल के और इनॉल बना ले ऐसे, तो क्या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी उल्टा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये H बॉन्ड स्टेबिलिटी की वजह से स्टेबल भी हो जाएगा। तो इसलिए एडजेसेंट डाइकीटोन क्लोज चेन में या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में 100% ये इनॉल फॉर्म में ही रहना पसंद करता है। तो हमने इस 2 चीजें जान ली। मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड में कीटो फॉर्म डोमिनेंट है, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में एडजेसेंट कीटोन्स में ओपन चेन में कीटो फॉर्म 100% और क्लोज चेन में इनॉल फॉर्म 100%। बात समझ में आ गई। कीटोन्स, अल्टरनेट डाइकीटोन्स।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेंटेन 2,4-डाइओन, दिस इज पेंटेन 2,4-डाइओन। क्या इसमें एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है? अगर बेसिक मीडियम में रखेंगे तो यही वाला H सबसे ज्यादा एसिडिक है और यही निकल के जाएगा। वैसे कुल कितने इनोलाइजेबल H इसमें है? 8 है। सबसे ज्यादा मेजर इनॉल यही बनेगा, यहां पर या यहां पर, दोनों सेम बात है, ठीक है ना। और वो सिस ट्रांस भी कर रहा होगा, GI भी तो शो करेगा। बात समझ में आई? अगर इनॉल बनता है तो आप देखें कि ये इनॉल जो है ये 76% है, करीब 76% इनॉल बनता है। क्या रीजन है भाई? इनॉल के स्टेबिलिटी का रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, इतना ज्यादा स्टेबल इनॉल ये क्यों बना है? इसके 3 रीजंस हैं। पहला रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी। ये जो इनॉल बना है, इस इनॉल को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, आप देखें, अगर मैं इस इनॉल को इस तरह से लिख दूं बेटे, तो आप देखें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग along with 6-membered ring formation will be more effective. हाइड्रोजन बॉन्डिंग along with 6-membered ring formation is very effective. बात समझ में आ गई? तो यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग along with 6-membered ring formation, यानी वेरी इफेक्टिव। तो एक रीजन तो ये हो गया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है इनॉल की स्टेबिलिटी का। दूसरा रीजन है लार्ज साइज कॉन्जुगेशन। आप देखें इस इनॉल में कितना बड़ा कॉन्जुगेशन है, चेक करें, पाई सिग्मा लोन पेयर। क्यों? पाई सिग्मा लोन पेयर। बड़े साइज का कॉन्जुगेशन होता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और तीसरी स्टेबिलिटी है हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी टू एल्कीन। क्या एल्कीन को CH3 का हाइपर कंजुगेशन का स्टेबिलिटी भी मिल रहा है इस डबल बॉन्ड को यहां, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कितने अल्फा H है? 3 अल्फा H। बात समझ में आई? तो इन 3 रीजंस की वजह से इस वाले डाइकीटोन का इनॉल परसेंट बहुत ज्यादा है, 76% है ये, और इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटोन। ये कंपाउंड जब भी कहीं प्रेजेंट होगा तो ये कीटोन का टेस्ट देगा 2,4-DNP, और उसके अलावा इनॉल का टेस्ट भी देगा FeCl3 का टेस्ट। बात समझ में आ गई? नोट करो। एक्टिविटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज मोर, percentage enol will be more. If activity of AMG is more, percentage enol will be more. बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप ले लूं और इसका इनॉल बनाया जाए, तो आप देखें ये करीब 84% इनॉल होता है। दिस इनॉल इज 84%। अगर हम यहां पर कीटो ग्रुप ले लें तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि इसका इनॉल कितना परसेंट होता है बेटे? 76%, ठीक है ना। आपको ये परसेंटेज याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना कि कौन ज्यादा है कौन कम है। बताओ ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें -M जो है वो एज कंपेयर टू दिस ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें -M कमजोर क्यों हो गया? हाँ, ड्यू टू बैक सप्लाई थ्रू +I, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अगर मान लो हमने एक तरफ एस्टर लगा दिया, एस्टर, तो क्या -M और कमजोर हो जाएगा? इसका जो इनॉल बनता है ना बेटे
वो होता है करीब 7%, 7 से 8% के आसपास। बात समझ आ गई? अगर कहीं हमने बेंजीन रिंग लगा दिया यहां पर, अगर हमने कहीं बेंजीन रिंग लगवा दिया इधर की ओर, ये परसेंटेज इनॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। कहीं कहीं 100% भी इसको लिखा हुआ है, हम लोग इसको 96% लिखेंगे, ठीक है ना। इसका रीजन तो आप जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और उसके अलावा लार्ज साइज कॉन्जुगेशन है। उसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है ना, आप देखें ये रिंग वाले डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। सो ड्यू टू दिस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, this percentage enol is very high and it is almost 96%. बात समझ भाई? Why in case of fourth enol percentage is very high? Due to extended conjugation. ठीक है ना। जब यहां पर एक CH3 लगा दें, यहां पर एक CH3 लगाने से, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पर एक CH3 लगाने से थोड़ा सा उसकी स्टेबिलिटी में कमी आ गई है, क्योंकि जब H+ निकाल कर ये माइनस चार्ज यहां बनाएगा तो जो CH3 है वो अपने प्लस आई की वजह से उस माइनस को थोड़ा अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा और इनॉल में थोड़ी कमी आ जाएगी। वैसे अगर ये CH3 नहीं था तो इनॉल परसेंट था 76। अब जब ये CH3 आ गया तो थोड़ा सा इनॉल परसेंट कम होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कम हो गया एंड दिस इनॉल परसेंट केम आउट टू बी ओनली 44%। इनॉल कंटेंट इज ओनली 44%। तो जरूर इसमें केवल उसके प्लस आई का रोल नहीं है, कुछ और भी हुआ। क्या होता है इसमें एक्चुअली स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन कर रहा होता है, तब इसमें स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में था और ये मिथाइलों ने क्या कर दिया, स्टेरिक क्राउडिंग कर दी। सो ड्यू टू दिस स्टेरिक क्राउडिंग इनॉल परसेंट ड्रॉप्ड वेरी ड्रास्टिकली। ठीक है ना। 3 लगातार sp2 मेंबर्स के ऊपर 3 CH3 लगे हुए हैं, ये आपस में टकराएंगे, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई इनॉल परसेंटेज इज जस्ट 44। स्टेरिक क्राउडिंग का अगर क्लैश देखना हो, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग इतनी जबरदस्त है कि इनॉल बन के ही नहीं दे रहा, तो उसका एग्जांपल ये है जब यहां टर्शरी ब्यूटाइल लगा दें। यू कैन इमेजिन टर्शरी ब्यूटाइल इज अ वेरी लार्ज साइज ग्रुप। अब इन टर्शरी ब्यूटाइल की प्रेजेंस में आपको मैं बताऊं कि 0% इनॉल बनेगा, मतलब स्टेरिक क्लैश हो गया, मारकाट हो जाती है, जैसे कि साहब ये बनने ही नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल, यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल, यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में 6 मेंबर रिंग बनाएगा तो इनके बीच में क्लैश हो गया। इसको नाम भी यही दिया गया, स्टेरिक क्लैश। बिल्कुल मतलब गला काट। तो बस 0% बन के नहीं दे रहा, 0% इनॉल बनता है। The steric crowding is so dominant against the enol formation that sometimes enol formation doesn't take place at all. एक मिनट रुक जा, एक एग्जांपल है। क्या इसमें इनोलाइजेबल एच है? कितने हैं? 2 है, लेकिन 0% इनॉल बना है। इसका रीजन क्या है भाई? रीजन ये है, मैं यहां इनॉल बना देता हूं, फिर आप रीजन बताना मुझे। मान लो हमने दो इनोलाइजेबल एच में से एक स्ट्रो कर रखा है। इस इनोलाइजेबल एच को अगर मैं यूज करूं, हाँ, अगर इनॉल बनवाऊं तो क्या ऐसा फर्क पड़ता है जिससे 0% बन रहा है? बोलो। एंटी एरोमेटिक। ड्यू टू एंटी एरोमेटिक इट इज हाईली अनस्टेबल एंड जनरली नॉट फॉर्म, राइट। एंटी एरोमेटिक्स आर अनस्टेबल, ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं बनता। फिर अगर मैं ये कहूं कि इसमें, क्या इसमें इनोलाइजेबल एच है? हाउ मेनी? मैं अगर ये कहूं कि इसमें 100% इनॉल बनता है, एरोमेटिक हो जाएगा? चेक करते हैं कैसे हो जाएगा, मुझे बताना।
मैं केवल इनॉल बनवा देता हूं। एक इनोलाइजेबल एच को शो किया हुआ है, बताओ। यहां चला गया, इनॉल बन गया। क्यों भाई, ये इनॉल बन गया। अब इसका एक आरएस ऐसा है जिसमें अगर ये बॉन्ड्स इधर की ओर ब्रेक हो जाएं, O- बना लें, तो इन कार्बनों पर प्लस चार्ज आ जाएगा और तब ये साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटायन होगा जो एरोमेटिक होता है। और इसको ना केवल ये एरोमेटिक है बल्कि इसको O- से स्टेबिलिटी भी मिल रही है, प्लस एम स्टेबिलिटी भी मिल रही है, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी दिस कंपाउंड गिव्स 100% इनॉल, 100% इनॉल। समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन ये है कि इसमें 0% इनॉल होता है, वाई? बोलो। एंटी एरोमेटिक। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है? इसमें डबल बॉन्ड कहां पर है? रिंग में डबल बॉन्ड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। अगर मैं यहां 3 मेंबर्ड रिंग ले लूं, ये एक कीटोन ले लूं और मैं ये कहूं कि इसके पास कितने इनोलाइजेबल एच हैं? टेल में। दो नहीं, 3 है। एक यहां पर है और 2 यहां पर है। दोनों तरफ से एक को शो कर रखा है। क्यों नहीं है? तुझे बता क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, 0 कार्बन ब्रिज पे ये सब नहीं होता ना। देखो, अगर ये 1 कार्बन ब्रिज है, अगर ये 2 कार्बन का ब्रिज है, ठीक है ना, तो ये वाले H इनोलाइजेबल नहीं होंगे। बोलो क्यों? दे आर नॉट इनोलाइजेबल। व्हाई? टेल मी व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ ब्रिज हेड कार्बन्स प्लेनरिटी इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर कोई ब्रिज हेड कार्बन 0 कार्बन वाला ब्रिज रखता है तो ये तो ऑलरेडी प्लेनर है, ठीक है ना, तो इसमें प्लेनरिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये तो कर सकता है ना भाई। बात समझ में आ रही है? इसमें इनोलाइज हो सकता है। तो ये भी इनोलाइजेबल है और ये भी इनोलाइजेबल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें मेजर इनॉल इधर बनता है, दिस इज मेजर इनॉल, ठीक है ना, और माइनर इनॉल जो है वो दूसरी ओर बनता है, इधर की ओर माइनर इनॉल बनता है। तो इसका रीजन ये है कि आप देखें 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन है। क्यों? और जब ये कार्बन sp3 था तब इसका रिक्वायर्ड एंगल था कितना? 109 डिग्री और एक्चुअल एंगल कितना था? 60 डिग्री। तो कुछ एंगल स्ट्रेन था इसमें। कहीं ये कार्बन, कहीं 3 मेंबर्ड रिंग का ये कार्बन sp2 हो जाए, अगर ये कार्बन sp2 हो जाए बेटे, तो मुझे बताओ अब रिक्वायर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, जबकि अभी भी एक्चुअल एंगल कितना है? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो क्या एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है? हम लोगों ने पहले भी इस बात पे चर्चा की है कि 3 मेंबर्ड रिंग का कोई भी मेंबर sp2 नहीं होना चाहता। बोलो क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। भाई अगला पहले से तकलीफ में है, जब वो sp3 है तभी उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और जब वो sp2 होगा तो उसकी तकलीफ और बढ़ जानी है। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इस तरफ डबल बॉन्ड बनना उसको थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन की अनस्टेबिलिटी भी दे रहा है, ठीक है ना। दिस स्ट्रक्चर बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ऑल्सो। यू गेट माई पॉइंट? सबको बात समझ में आ गई? इसीलिए ये वाला माइनर हो गया और ये वाला मेजर हो गया, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और करता हूं फिर। कंपाउंड है, नाम है टिर्रेइक एसिड। कंपाउंड इज दिस। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, इसके पास 2 इनोलाइजेबल एच दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे। मान लेते हैं ये A है और ये B है।
तो मेजर इनॉल कौन से वाले इनोलाइजेबल एच को इन्वॉल्व करके बनेगा? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेजर इनॉल। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, यहां इनॉल बनेगा तो अल्फा एच की स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। दिस इज मेजर एंड द अदर वन इज, इसमें ये एक OH भी है, ठीक है ना, एंड द अदर वन इज माइनर। अगर यहां पर इनॉल बन जाए तो ये माइनर है, ठीक है। क्या रीजन है साहब? एंगल स्ट्रेट, रेसिमाइजेशन ड्यू टू इनोलाइजेशन, रेसिमाइजेशन ड्यू टू इनोलाइजेशन। रेसिमाइजेशन ड्यू टू इनोलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी खूब क्वेश्चंस बनते हैं। जरा आप लिखें, एक टेक्स्ट लिखें जरा। व्हेन एन ऑप्टिकली प्योर एल्डिहाइड और कीटोन, आई रिपीट, व्हेन एन ऑप्टिकली प्योर एल्डिहाइड और कीटोन with an enolizable H at chiral carbon, I repeat, when an optically pure aldehyde or ketone with an enolizable H at chiral carbon is kept in acidic or basic medium, I repeat, when an optically pure aldehyde or ketone with an enolizable H at chiral carbon is kept in acidic or basic medium, then it is converted to an optically inactive racemic mixture. Then it is converted to an optically inactive, it is converted to an optically inactive racemic mixture. बात समझ में आई? इसका रीजन क्या है आप देखें, एक एग्जांपल से देखें आप। मान लीजिए हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कोई एक कीटोन ले रखा है। कितने इनोलाइजेबल एच हैं इसके पास? एक। और क्या ये इनोलाइजेबल एच जो है वो कायरल सेंटर पे लगा हुआ है? और इसका अगर कन्फिगरेशन निकालें तो ये निकलता है एस। क्यों? और ये ऑप्टिकली प्योर है, मतलब इसमें आर की इंप्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखेंगे, अगर आप इसे एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखेंगे तो क्या ये बार बार इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यों बेटे? जब ये इनॉल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, जब ये इनॉल में कन्वर्ट होगा तो उस समय ये कार्बन sp2 हो जाएगा और प्लेनर हो जाएगा। क्या ये इनॉल अपने कीटो फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम रखता है? क्यों? तो क्या ये H वापस आएगा इसके ऊपर? जिस समय ये H+ वापस इस कार्बन पर आ रहा होगा तो क्या उसको फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी? वो कार्बन प्लेनर है, sp2 है। जब भी कभी किसी रिएक्शन में कोई sp2 प्लेनर कार्बन रिएक्शन के बाद sp3 और कायरल होने वाला हो तो प्लस और माइनस दोनों बनता है। क्यों? क्योंकि तब रिएजेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है फ्रंट और रियर अटैक के लिए। बात समझ में आ गई? तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये जो है ये H उस तरफ से भी आया जिधर ओरिजिनली ये था, ठीक है ना, और प्लस H जो है वो दूसरी ओर से भी आएगा और उसकी मिरर इमेज भी बनवाएगा। जो ओरिजिनली ये कंपाउंड हमारे पास था उसका मिरर इमेज भी बनेगा, तो S भी मिलेगा और R भी मिलेगा। तो क्या ये एक रेसिमिक मिक्सचर बन गया?
क्यों? और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दिस रेसिमाइजेशन इज ड्यू टू इनोलाइजेशन, ठीक है ना? रेसिमाइजेशन इज ड्यू टू इनोलाइजेशन। अगर इनॉल नहीं बनता तो रेसिमाइजेशन भी ना होता। अगर इनॉल ना बनता तो रेसिमाइजेशन भी ना होता। तो बताओ किसी ऑप्टिकली प्योर एल्डिहाइड या कीटोन का रेसिमिक मिक्सचर बनने के लिए या रेसिमाइजेशन के लिए क्या देखना है? हमें देखना है कि उसके पास एक कायरल कार्बन हो जिस पर एक इनोलाइजेबल एच हो। एक ही होना चाहिए, दो होंगे तो वो कार्बन कायरल नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर कुछ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लिखूं और आपसे बोलूं कि ये बेसिक मीडियम में रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो क्या आप कर लोगे? क्या देखना पड़ेगा उसमें? हमें देखना होगा कि उसमें एकमात्र कायरल कार्बन हो और उस कायरल कार्बन के ऊपर एक इनोलाइजेबल एच लगा हो। इनोलाइजेबल एच होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो मैं यहां कुछ स्ट्रक्चर्स लिखूंगा, आपको बताना पड़ेगा। इन बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, विच विल रेसिमाइज इन बेसिक मीडियम। अपने को क्या ढूंढना है बोलो? उसके पास एक कायरल कार्बन होना चाहिए और उस पर एक इनोलाइजेबल एच भी होना चाहिए। जैसे क्या अगर हम इसे बेसिक मीडियम में रख दें तो ये रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, तो हो जाएगा ये। हालांकि इसके पास इनोलाइजेबल एच और भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इधर से तो ये होगा ही, इससे तो करेगा इसे, ठीक है ना? क्या ये बेसिक मीडियम में रेसिमाइज होगा? क्यों नहीं होगा? इसके पास कायरल कार्बन भी है और एच भी है, लेकिन वो इनोलाइजेबल नहीं है। दिस एच इज नॉट इनोलाइजेबल। इनोलाइजेबल एच का होना जरूरी, तो इसलिए ये रेसिमाइज नहीं होगा, ठीक है ना? इसके लिए क्या कहते हो? कायरल सेंटर तो है, इनोलाइजेबल एच नहीं होगा। इसके लिए क्या कहते हो? हो जाएगा। क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये एच इनोलाइजेबल है? लेकिन ये तो दूर है कंजुगेशन में। अगर डिस्टेंट है तो कंजुगेशन में होना चाहिए, ये रेसिमाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या ये रेसिमाइज हो जाएगा? क्योंकि इसके पास एक कायरल सेंटर है, उस पर इनोलाइजेबल एच है। दो कायरल सेंटर्स हैं, बेसिक मीडियम में रख दिया गया, रेसिमाइज होगा या नहीं होगा? ये S है, दिस इज S एंड दिस इज S। ये S है। यहां पर जो है वो यहां पर जो चेंज हो जाएगा। क्यों? इस वाले कार्बन पर S भी रह सकता है और R भी आ सकता है। क्यों? ये S भी बना सकता है और RS भी बना सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर ये केवल लेफ्ट वाले कायरल सेंटर पर चेंजेस हो सकते हैं, राइट वाले कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट? क्या कहते हो? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं? रेसिमिक मिक्सचर तो इनैंशियोमर्स का होता है, तो कैसे ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर होगा।
तो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यस या नो? ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी कीटोन के ऊपर दो कायरल सेंटर्स हो, एक में चेंजेस होते हो दूसरे पर ना होते हो, कांस्टेंट रहता हो, तो डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, ना कि इनैंशियोमेरिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स, राइट. हाँ, एक और कर लेने दो, फिर सवाल ले लेते हैं. मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया H और ये है मिथाइल, यहां पर भी एक H ले रखा है और इथाइल ले रखा है. अगर OH माइनस की प्रेजेंस में हमने इसे रख दिया और हमने इनॉल बना लिया, ये इनॉल भी बन गया. लो, इनॉल बनने के बाद ये पूरा सिस्टम प्लेनर हो जाएगा, लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये जो है इनोलाइजेबल H नहीं है. तो अब आपका क्या कहना है, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. तो क्या होगा? डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर होगा. जब एक कायरल सेंटर पे चेंजेस हो और एक पर ना हो, कांस्टेंट रहे, तो जो मिक्सचर बनता है वो क्या बनता है? डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर बनता है. ये वापस जब इनॉल से कीटो फॉर्म में आएगा, तो कीटो फॉर्म में आएगा तो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होंगे. यहां पर H जो है वो फ्रंट से आ सकता है और मिथाइल बैक पर जा सकता है. ये H और इथाइल जो है वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और यहां पर H जो है वो बैक से भी आ सकता है. लेकिन इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट. तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? आर दे इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स? अगर ये डायस्टीरियोमर्स हैं तो रेसिमाइजेशन तो नहीं हुआ ना, रेसिमाइजेशन तो नहीं हुआ ना भाई. बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात?